Hello students, how are you? I am Ratish Kumar and today I am going to discuss third part of the topic The Making of Global World History Chapter 10. Third part The Making of Global World. Before this, in first two parts I already discussed up to globalization process. We already discussed about globalization process up to 19th century. So today we will discuss about globalization process and impact of globalization during 20th century. Impact of globalization during 20th century, and it was one of the most remarkable phase of globalization because of two wars, First World War, Second World War, because of Great Depression, because of some other factors also. So we will discuss one by one. And in the third unit, the name of third unit is the interwar economy. The interwar economy. ये तीसरा यूनिट है, इसका नाम है इंटरवार इकोनॉमी. मतलब जो वार हुआ था, जिसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि स्टार्ट हुआ था 1914 से, इसको इंटरवार इकोनॉमी. सो इस वार में 1914 से 18 में ये वार हुआ. इट स्टार्टेड इन 1914 एंड इट कंटिन्यूड अप टू 1918 एंड इट चेंज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड. पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति को इसने बदल दिया. और आगे चल के इट ऑल्सो चेंज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. पूरी तरह से राजनीतिक स्थिति भी इससे आगे चल के इसके वजह से परिवर्तन हुआ. सो बेसिकली ये फर्स्ट वर्ल्ड वार इट वाज फाउट इन यूरोप. यूरोप में ये हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में देखा गया. Its impact was felt in all part of the world. Why? Because Europe was ruling in all part of the world. Europe was major power. European countries were ruling in most of the countries in world. So हम लोग अपने इसके लिए इसको मतलब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो पूरी तरह से वार के वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और जो आगे चल के इसी की वजह से सेकंड वर्ल्ड वार भी हुआ, वो पूरी तरह से फर्स्ट हाफ को डोमिनेट किया. 20th सेंचुरीज फर्स्ट हाफ वाज डोमिनेटेड बाय वार एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार एंड इट्स related impact. So during this period, world experienced widespread economic and political instability. एक अस्थिरता आ गया दुनिया में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों तरफ से अस्थिरता आ गया. और जिसके वजह से हम लोग क्या क्या हुआ इस चीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला चीज़ हुआ इसमें कि जिसको कह सकते हैं वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस. वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार was fought between two sides. It was fought between two sides, and one side was called Allied power, another side was called Central power. Allies were Britain, France, and Russia, and later on it was joined by the US. And on the opposite side there were Central powers, and in Central power countries were Germany, Austria-Hungary and Ottoman Turkey. So फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ वो दो गुटों के बीच हुआ, दो ग्रुप के बीच हुआ, और इसमें दुनिया के जो उस समय के टॉप पावर्स है वो लड़ रहे थे. एक तरफ जो था वो उसको एलीज बोलते हैं या अलाइड पावर बोलते हैं. उसमें उस साइड में था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, और बाद में थोड़ा लेट से यूएस भी ज्वाइन कर लिया. और दूसरे साइड था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, जो पुराना टर्की का एम्पायर था, मुस्लिम एम्पायर,
वो भी दूसरे साइड से था, जो सेंट्रल पावर्स में जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहे थे मार्केट के लिए, दुनिया में कॉलोनियल कैप्चर करने के लिए। क्योंकि अलाइड पावर जो था, जिसको एलीज बोलते हैं, इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, इनकी पूरे दुनिया में अच्छा खासा कॉलोनी था। कॉलोनी का मतलब ऑक्यूपाई किया हुआ था बड़ा बड़ा पार्ट पे, जैसे इंडिया पे ब्रिटेन किया हुआ था, फ्रांस बहुत जगह किया हुआ था, ब्रिटेन और भी जगह किया हुआ था। तो इन सभी देशों का, रसिया भी बहुत सारा जगह पे कैप्चर किया हुआ था, अमेरिका भी कुछ जगह पे कर लिया था। तो ये सब कॉलोनियल पावर थे पुराने। इनको चैलेंज देना शुरू किया जर्मनी। जर्मनी एक अलग पावर बन के उभरा और वो अपना शेयर मांग रहा था। और उसके साथ कुछ और भी कंट्री थे जो कि कॉलोनियल मतलब मार्केट मांग रहे थे कि मेरा भी शेयर होना चाहिए, हमको भी ये कंट्री पे मेरा अधिकार हो। तो ये दो पावर के बीच में लड़ाई हुआ। लेकिन ये दोनों मिलकर के ये जो लड़ाई हुआ, ये पूरे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म का मतलब पूरी तरह से कंप्लीट चेंज कर दिया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंज ड्यू टू दिस। इनस्टेबिलिटी आ गया, जैसे हमने कहा था। तो इसके तरह का कोई वार ही नहीं हुआ था आज तक, क्योंकि ये जो वार हुआ है ये पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज वार था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का वार था और इसमें पूरी तरह से इंडस्ट्रियल जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ था वो यूज़ हो रहा था। मशीन गन, बड़े बड़े शिप्स, सब मैकेनाइज शिप्स, टैंक्स, some aircrafts also, all these things were used and the scale of destruction was very high. जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब जो बर्बादी हुआ था, ऐसा पूरे दुनिया में आज तक नहीं हुआ था। इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। 9 मिलियन पीपल डायड। 9 मिलियन मीन्स 90 लाख लोग मारे गए। और मरने वाले में कौन थे? जब सब यंग लोग जो सोल्जर्स थे, यूरोपियंस, वो लोग थे। एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन पीपल सफर्ड फ्रॉम वेरी सीरियस इंजरी। दे वर वॉन्डेड, बुरी तरह से घायल हो गए और उनको एक तरह से फिजिकली काफ़ी लॉस हुआ। सो ये हो गया लगभग हम लोग अपने टर्म में 20 मिलियन मीन्स 2 करोड़। तो उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से कैजुअलिटी वाज वेरी हाई एंड यूरोप सफर्ड फ्रॉम लॉस ऑफ मैन पावर बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। यूरोप की पूरा वर्कफोर्स, जो उसकी मतलब यंग एज था वर्कफोर्स, वो पूरी तरह से लॉस हो गया। और ऐसा स्थिति आ गया कि अब यूरोपियंस को जो वहाँ की गर्ल्स थी, जो आज तक काम नहीं करती थी पहले, वो लोग जॉब करने निकल गई। क्योंकि सारे मेन लड़ने चले गए थे, तो वुमेन स्टार्टेड डूइंग जॉब, आउटसाइड जॉब। सो इट वाज आल्सो ए चेंज। और उसके बाद एक वर्कफोर्स जब बर्बाद हुआ, तो इससे क्या हुआ कि उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस टुक प्लेस एंड ड्यू टू दिस इट वाज अनप्रेसिडेंटेड वार। सो one thing was shortage of working age population, workforce in Europe reduced, and because of this household income of family declined. लोगों का जो घरेलू इनकम था, जो कि वर्किंग फोर्स ही जाके कमा के लाते थे, वो लोग सब के सब वार में मारे गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और घर का इनकम गिर गया। तो इनकम डिक्लाइन हो गया और यूरोप का पूरा इंडस्ट्रीज़ था, जितना भी इंडस्ट्रीज़ था यूरोप में जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, वो उसको पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया गया था। रीस्ट्रक्चर किया गया था क्योंकि उससे डिफेंस का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। गन बनाया जाने लगा, टैंक बनाया जाने लगा, जो वार के लिए जो ज़रूरत था आर्मीज़ के लिए, उस तरह का कपड़ा बनाया जाने लगा। लेकिन कंज्यूमर गुड्स का लगभग बिल्कुल कोलैप्स कर गया, उसका प्रोडक्शन बंद हो गया। और यूरोप को ये सब कंज्यूमर गुड्स को बाहर से मंगाना पड़ रहा था, अमेरिका से मंगाना पड़ रहा था, यहाँ तक कि इंडिया में भी। अब वो लोग, जो ब्रिटिश का रूल था, वो लोग इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन स्टार्ट करवाने के लिए इंडियंस को ये परमिशन दे दिए, जिससे हल्का फुल्का इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इसके वजह से, वार के वजह से।
तो इससे और क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया और पूरे सोसाइटी वाज रीऑर्गेनाइज फॉर वार, पूरे सोसाइटी को वार के लिए रीऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इकोनॉमिक लिंक जो है इस वार की वजह से दुनिया के जो बड़े बड़े देश का इकोनॉमिक लिंक था एक दूसरे के साथ, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता था, ये सारा चीज़ कम्प्लीटली स्नैप्ड हो गया, मतलब बंद हो गया, क्योंकि ये आपस में ही लड़ गए थे, ये सारे देश लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो इससे भी एक काफ़ी चेंज हुआ, नए नए कंट्री को मौका मिलने लगा। और ब्रिटेन जो है चूँकि वर्ल्ड का सबसे डोमिनेंट इकॉनमी था और ब्रिटेन वार में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो ब्रिटेन अभी तक उसको सिर्फ ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता था, सरप्लस में जा रहा था उसका इकॉनमी वार के पहले तक। लेकिन वार की वजह से ब्रिटेन कंप्लीट बर्बाद हो गया। ब्रिटेन को अब ज़्यादा से ज़्यादा मनी बोरो करना पड़ रहा था, क्योंकि वार में ब्रिटेन का सारा पैसा खर्च हो गया, तो उसको अपना मनी जो है वो यूएस से बोरो करना पड़ रहा था। ब्रिटेन बिकेम लेंडर, लेंडर, फ्रॉम क्रेडिटर टू लेंडर। मतलब एक ब्रिटेन जो है, जो दुनिया को कर्ज दिया हुआ था और उससे वो इंटरेस्ट लेता था, ब्रिटेन बदल गया अब कर्जदार के रूप में। और ब्रिटेन कहाँ से कर्ज ले रहा था, तो उसको पूरी तरह से अमेरिका से कर्ज लेना पड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका उस समय ग्रोइंग इकॉनमी था और वार से पहले वो अलग था, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। यूरोप पूरा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अमेरिका अभी भी उस समय तक इस तरह के दुनिया में एशिया और यूरोप के पॉलिटिक्स से अलग था। अमेरिका सिर्फ ट्रेड करता था, पॉलिटिक्स में उतना नहीं इन्वॉल्व रहता था, तो इसलिए अमेरिका का इकॉनमी ठीक जा रहा था और अमेरिका वार से फ़ायदा भी अमेरिका को हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूरोप का तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोलैप्स कर गया, यूरोप का व्हीट प्रोडक्शन कोलैप्स कर गया, ईस्ट यूरोप वाज आल्सो फाइटिंग, वेस्ट यूरोप वाज फाइटिंग, सब देश लड़ रहे थे। तो उसकी जो गेहूं का उत्पादन होता था, जो कि ये यूरोप सप्लाई करता था बहुत देशों को, वो पूरी तरह कोलैप्स कर गया और उसका सारा फ़ायदा अमेरिका को मिल गया। अमेरिका से व्हीट आने लगा यूरोप, अमेरिका से इंडस्ट्रियल गुड्स आने लगा और अमेरिका ने इसके वजह से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ और अमेरिका के पास कैश भी आ रहा था, कैपिटल आ रहा था। तो अमेरिका स्टार्टेड लेंडिंग मनी टू यूरोपियन कंट्रीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेप्टर वाज ब्रिटेन। सबसे बड़ा कर्जदार ब्रिटेन बन गया। तो ये सब एक चेंजेस आ गया, जिसको कह सकते हैं इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी पूरा यूरोप में बढ़ गया। उसके बाद फिर पोस्ट वार रिकवरी शुरू हुआ। पोस्ट वार रिकवरी को हम लोग कह सकते हैं कि वो वार होने के बाद इकॉनमी थोड़ा रिकवर होने लगा, जैसे कि ये हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, पोस्ट वार रिकवरी। पोस्ट वार रिकवरी, so post-war economic recovery proved difficult. So Britain was leading economy in the pre-war period. Britain was leading economy in the pre-war period and it faced a prolonged crisis. और ब्रिटेन जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री था प्री वार पीरियड तक, मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर था, लेकिन वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया और उसके कोलैप्स होने की वजह से उसका सारा इंडस्ट्रियल आउटपुट गड़बड़ा गया, इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन गड़बड़ा गया और उसका बेनिफिट, उसका मार्केट शेयर भी गड़बड़ाने लगा, उसका एक्सपोर्ट गिर गया और उसका फ़ायदा मिलने लगा जो जापान को, इंडिया को। अब इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, जापान और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में होने लगा और सारा ब्रिटेन का मार्केट अब जापान को मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन का डाउनफॉल शुरू हो गया और धीरे धीरे एशियन कंट्रीज़ का राइज शुरू हुआ, इकोनॉमिक राइज इस वार के बाद से। और अमेरिका का राइज भी शुरू हुआ। अमेरिका एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ अमेरिका को मिला वार के बाद से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो डोमिनेंस है वो ख़त्म होना शुरू किया इस वार के बाद से, और ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप के और सब देशों का भी डोमिनेंस धीरे धीरे कमना शुरू किया। सो ब्रिटेन एक बॉरोअर बन गया यूएस का, जो हम लोग भी बात किए थे,
और वार होते होते ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डेप्ट हो गया। एक्सटर्नल डेप्ट मतलब फॉरेन का डेप्ट ब्रिटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरे तरफ वार से क्या हुआ कि इकॉनमिक बूम हो गया, अमेरिका वगैरह में इकॉनमिक बूम हुआ, कहीं कहीं और भी हुआ, क्योंकि वार के समय तो इंडस्ट्रियल गुड्स काफ़ी प्रोड्यूस हो रहा था। वार के टाइम में सारा इंडस्ट्री जो है वार रिलेटेड प्रोडक्शन कर रहा था, जैसे कि सैनिक को जो भी सामान चाहिए, छाता चाहिए, अलग अलग चीज़ सैनिक लोगों को चाहिए, सैनिक लोगों के लिए प्लास्टिक का गुड्स वगैरह, सोल्जर्स के लिए बूट, जूता, हैट, ये सब का काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा था। इसके अलावा आर्म्स एम्यूनिशंस का हो रहा था। लेकिन जैसे वार ख़त्म हुआ ये प्रोडक्शन ख़त्म हो गया, तो ये बूम के बाद एक डिप्रेशन का फेज आया और पूरा यूरोप में डिप्रेशन तो नहीं आया, लेकिन ये बूम रुक गया जो प्रोडक्शन चल रहा था, और यूरोप में ऑलरेडी क्राइसिस था। इसके अलावा ये सब चीज़ भी बंद हो गया, ये सब चीज़ का प्रोडक्शन भी बंद हो गया, तो और ज़्यादा यूरोप में वर्कफोर्स को प्रॉब्लम हो गया। अब एक ऐसा समय आया कि मतलब वहाँ पे एंग्जाइटी बढ़ गया कि अब जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। 1921 आते आते पूरे यूरोप में लोग बेचैन थे कि उनकी नौकरी छिना रही थी, सब तरह से प्रॉब्लम बढ़ गया था। ऑलरेडी वार में तो वो लोग बर्बाद हो ही गए थे और उसके बाद का भी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे थे। और ये सब प्रॉब्लम में अमेरिका को फ़ायदा हुआ। यूएसए में क्या हुआ कि उस समय यूएसए में वार की वजह से ऑलरेडी फ़ायदा हुआ था, जैसे बताएं कि वो लोग सप्लाई करने लगा, उनके पास इनकम बढ़ गया, दे बिकेम एक्सपोर्टर, दे बिकेम लेंडर एंड दे स्टार्टेड गेनिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम यूरोप एंड अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। वहाँ पे एक से एक बैंक खुल गई अमेरिका में, और अमेरिका स्टार्ट किया फंड करना यूरोपियन कंट्रीज़ को। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर बन गया। देखते देखते अब हम लोग जैसे हमेशा सुनते आए हैं अमेरिका में बहुत पैसा है, अमेरिका इतना आगे बढ़ गया, ये वही फेज़ था। 1920 के बाद से अमेरिका का राइज शुरू हुआ वार की वजह से। अमेरिका पूरे दुनिया में इसका लोन जाने लगा, स्पेशली यूरोप में, और अमेरिकन लोन से यूरोप का रिकवरी का प्रोसेस शुरू हुआ। तो एक ये सब चीज़ इस वार के बाद से ये आउटकम आया। सो ये सब है। उसके बाद राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो हम लोग ये यहाँ पे राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सो इसके बाद एक और चीज़ हुआ कि एक तो हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है यूरोप का पूरा गड़बड़ा गया था, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अमेरिका यूरोप का वाला फ़ायदा उठा लिया। अमेरिका मीन्स यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का एग्रीकल्चर काफ़ी ग्रो कर गया, वहाँ पे काफ़ी व्हीट का प्रोडक्शन होने लगा, बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया एग्रीकल्चर में यूरोप, और अमेरिका बिकेम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। पूरे यूरोप का पोजीशन अब अमेरिका ले लिया। ये सब चीज़ भी फ़ायदा हुआ यूएसए को। उसके बाद यूएसए में हुआ, जैसे हमने बताया, कि राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो मास प्रोडक्शन क्या होता है? अमेरिका में क्या हुआ, यूएसए में, कि जब ज़्यादा मीन्स यूरोप में पूरा एक्सपोर्ट बढ़ गया यूएसए का, और कंट्री के अंदर इनकम आने लगा, तो कंट्री के अंदर और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नया नया खुलने लगा, और जब कंट्री में इंडस्ट्रीज़ खुलने लगा तो वहाँ के लोग जो अमेरिकन्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलने लगा, और ज़्यादा जॉब मिलने के वजह से वहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से उनकी कंजम्पशन भी बढ़ने लगी, और एक नया दौर से गुजरा अमेरिका, जिसको बूम का फेज़ बोलते हैं। 1920 से ये चला और ये 1929 तक चला, 9 साल तक चला। 1929 में एक ज़बरदस्त इसका रिवर्सल हुआ, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, वो हम लोग भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बूम फेज़, मास प्रोडक्शन और मास कंजम्पशन क्या होता है। मास प्रोडक्शन का मतलब कि मास स्केल पे प्रोडक्शन हो, और ये मास प्रोडक्शन जो स्टार्ट करने वाला था उसका नाम है, उस कंपनी का नाम है फोर्ड। जो हम लोग फोर्ड की जो गाड़ी देखते हैं, फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड was the owner of Ford company. He started mass production.
और उसने मास प्रोडक्शन के लिए क्या किया, उसको आइडिया कहाँ से आया, तो जो अमेरिका में स्लॉटर हाउस होता था वो एक सिस्टम पे चलता था, एक सिस्टम पे जिसको असेंबली लाइन सिस्टम बोलते हैं, असेंबली लाइन सिस्टम। उसमें क्या होता था कि एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता था और हर आदमी लोग खड़ा होता था, जैसे कि जो वर्कर है वो खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, अलग अलग जगह पे, और एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पर्टिकुलर वर्कर के पास, जो स्लॉटर हाउस में जो एनिमल को काटा जाता था, तो पर्टिकुलर वर्कर के पास एनिमल का वही पार्ट आता था जिसको काटना है, और वो जल्दी से काट देता था, फिर वो आगे बढ़ जाता था। एक कुछ सेकंड के लिए आता था, उसको काट देना है, वो आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीक़ा से असेंबली लाइन में कोई भी चीज़ गुजरता था और सब वर्कर को उसी टाइम के अंदर में काम कर लेना पड़ता था। इससे स्लॉटर हाउस का प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो गया था। बस सेम आइडिया हेनरी फोर्ड कार के प्रोडक्शन में यूज़ किया, और उसने अपने फोर्ड का जो फोर्ड मोटर में जो उसने टी मॉडल का फोर्ड कार बनाया, उसमें इसने फर्स्ट मेथड किया। डेट्रॉयट में उसकी कंपनी थी। ये सब 1920s में हो रहा था। अमेरिका का सुपर पावर बनने का ये सब बेस बन रहा था। तो उसने क्या किया कि सेम असेंबली लाइन बना दिया, और कार का अलग अलग पार्ट फिट करना, बनाना, कुछ भी पार्ट अलग अलग वर्कर्स को असेंबली लाइन के थ्रू खड़ा कर दिया गया, और एक वर्कर को बस वही काम करना था। जैसे आया वो पार्ट उसके पास, वो उस पार्ट को फिट कर देना है, या उस पार्ट को चाहे कट कर देना है, चाहे चेंज कर देना है विद इन अलॉटेड टाइम, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। तो सब वर्कर को चूँकि एक ही काम करना है, तो उसमें उसको एक्सपर्टाइज होता गया, और वो खटाखट खटाखट सभी वर्कर जल्दी से जल्दी करते गए, और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत तेज़ प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन हाँ, इससे वर्कर लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ। वर्कर लोग का मतलब सांस लेने का फुर्सत नहीं था, क्योंकि एक किया फिर दूसरा पीछे से आ गया। तो वर्कर लोगों ने इसके लिए स्ट्राइक भी किया। स्ट्राइक किया कि भाई अब नहीं काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम है। तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि उसने तुरंत वर्कर लोगों का सैलरी डबल कर दिया। $5 उस समय कर दिया, उस टाइम के हिसाब से। बस डबल सैलरी के बाद वर्कर रह गए, वर्कर और इंटरेस्ट से काम किए, और इसने और क्या किया कि और ज़्यादा असेंबली लाइन को और स्ट्रांग बना दिया कि और तेज़ खटाखट काम हो रहा है, और इसका 3 मिनट में एक कार प्रोड्यूस होने लगा फोर्ड मोटर्स का। तो देखते देखते सिर्फ मतलब 3 साल में इसने मतलब 2 मिलियन कार प्रोडक्शन से 5 मिलियन कार प्रोडक्शन कर लिया, और इसको इससे बहुत फ़ायदा हुआ फोर्ड मोटर्स को। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि माई स्ट्रेटजी ऑफ डबलिंग द सैलरी वाज बेस्ट कॉस्ट कटिंग मेथड, जो कि किसी भी मैनेजमेंट की किताब में ये पढ़ा जा सकता है कि सैलरी डबल कर देना मेरे लिए सबसे बढ़िया कॉस्ट कटिंग मेथड हो गया। मैंने सैलरी डबल किया और इससे मेरा कॉस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि वर्कर का काम बढ़ गया, और वर्कर से खटाखट मैंने प्रोडक्शन तेज करा लिया। तो ये चीज़ हुआ, तो मास प्रोडक्शन कहते हैं इसको। और इसी मास प्रोडक्शन के वजह से एक नया फेज आया, मास कंजम्पशन ऑल्सो। तो ये कार का जो प्रोडक्शन शुरू हुआ, इतना ज़्यादा कार बनने लगा, और वर्कर को भी इनकम बढ़ने लगा, सैलरी डबल हो गया, तो अब वर्कर का कैपेसिटी बढ़ गया, पेइंग कैपेसिटी। अब वो लोग कार खरीदने लगे वर्कर, और अमेरिका के बैंक्स काफ़ी खुली गए थे, तो हायर परचेज सिस्टम शुरू हुआ। जो आज हम लोग EMI देखते हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, वो सब अमेरिका में स्टार्ट हुआ था उस समय, उसी समय फर्स्ट हुआ था। उस समय पूरा दुनिया जानता भी नहीं था। तो अब वर्कर लोगों को चूँकि एक साथ तो भाई 1 लाख देख नहीं सकता था, या जो भी जितना भी कॉस्ट का कार हो, मान लो 20,000 का कार हो उस समय के हिसाब से, तो भाई इसकी जो सैलरी मिलते थे उससे EMI पे मिलने लगा कि चलो तुमको हर मंथ अगर तुम्हारी $200 इनकम है तो $50 कार के लिए EMI में देना है। तो होते होते सब वर्कर के पास कार हो गया अमेरिका में। अब देखते देखते कार के अलावा वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ग्रामोफोन, हर तरह का कंज्यूमर गुड्स सेम उसी तरीक़ा से मास प्रोडक्शन शुरू हुआ जैसे फोर्ड कर रहा था। वो लोग भी मास प्रोडक्शन शुरू किया, अलग अलग कंपनी अपने अपने कंज्यूमर गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो यूज़ होता है, जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, कार, फ्रिज हुआ, ये सब। और उसी तरीक़ा से हायर परचेज में अपने वर्कर को देने भी लगा। अपने ही नहीं, मतलब सारे वर्कर को EMI इंस्टॉलमेंट के थ्रू
दिया जाने लगा। तो देखते देखते 1920s में जो आज हम लोग जो फेज देख रहे हैं, इसलिए अमेरिका के सारे वर्कर के पास घर में कार हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, मतलब जितना तरह का प्रोडक्शन नया चीज़ हो सकता था सब हो गया एक वर्कर। तो एक तरह का मतलब ड्रामेटिक चेंज हो गया दुनिया में। और पूरे दुनिया ये सब अपने कहावत में बोलता था कि अमेरिका में एक मेड सर्वेंट भी गाड़ी से आती है, जो हम लोग भी सुनते थे एक टाइम में। तो बस इसी वजह से हो गया। और इससे फ़ायदा क्या हो गया कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है। क्योंकि कंजम्पशन कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस मेंटेन है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ने से ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन होने से वर्कर को और सैलरी मिल रहा है और जॉब मिल रहा है। तो ये पूरा फेज मिला करके इकॉनमी का बूम फेज चल रहा था। और ये इससे अमेरिका का ज़बरदस्त चेंज आया सोसाइटी में, पूरी तरह से कंज्यूमर सोसाइटी बन गया अमेरिका, कंज्यूमरिज्म डेवलप किया और बहुत सारे बैंक खुल गए, थाउजेंड्स ऑफ बैंक जिनका यही काम था, EMI देना, लोन देना। और सब यूरोप को लोन दे ही रहे थे और अपने देश के लोगों को भी EMI में सामान सब दे रहे थे। तो इस तरह से ये फेज चला। इसकी बोलते हैं मास कंजम्पशन एंड मास प्रोडक्शन। लेकिन ये फेज 1929 तक चला। 1929 में कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरे दुनिया में क्राइसिस ला दिया, जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं, और इसका नाम है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। सो ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है हिंदी में मंदी, महान मंदी। मतलब कि डिप्रेशन कहते हैं, अगर पानी में डिप्रेशन आ जाए किसी भी जगह पे, तो कोई भी चीज़ अगर चला जाए वहाँ, तो धीरे धीरे करके एकदम उसके भंवर में फंस के डूब जाता है, एकदम गर्त में चला जाएगा। तो इकॉनमी में एक ऐसा सिचुएशन आता है कि एक भंवर की तरह बन जाता है, जैसे पानी में भंवर बनता है उसी तरह से इकॉनमी में बन जाता है। और ये हर बूम के एक बाद एक डिप्रेशन आता है। और अब तो इकोनॉमिस्ट लोग समझ गया है, अर्थशास्त्री लोग समझ गए हैं कि डिप्रेशन आने वाला है, तो क्या करना है, उसको कैसे टैकल करना है। जैसे अभी कोरोना क्राइसिस हुआ, तो सारे इकोनॉमिस्ट समझे हुए हैं कि अब इतना दिन लॉकडाउन हो गया है, लोगों को सैलरी नहीं मिला है, अब लोग का कंजम्पशन ख़त्म हो गया है, डिमांड अब नहीं होगा, तो डिप्रेशन आएगा। अब डिप्रेशन से बचने के लिए सरकार लोग अपने स्टेप ले रही है। जैसे नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ अभी दिया है, निकाले हैं, हर देश अपना कर रहा है ताकि किसी तरीक़े से डिमांड नहीं गड़बड़ाए, लोगों तक पैसा पहुँचे। लेकिन उस समय ऐसा कुछ जानता ही नहीं था, वर्ल्ड में पहली बार हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड का इकॉनमी भी पहली बार इस तरह का हुआ था, बूम आया था अमेरिका में। अभी डिप्रेशन कैसे हुआ ये बात समझना है। तो अमेरिका का जो बूम था, कंज्यूमरिज्म था, वो उस वजह से ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा था। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बूम था। एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि किसान लोग जो है अमेरिका में बड़े बड़े स्केल पे हज़ारों हज़ार हेक्टर पे व्हीट का कल्टीवेशन कर रहे थे, क्योंकि उनका पूरा डिमांड था। यूरोप में वार के टाइम में ईस्टर्न यूरोप का प्रोडक्शन बिल्कुल फेल कर गया था, तो अमेरिका का व्हीट जो है वो जा रहा था यूरोप में भी और दुनिया के देश में भी। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर में भी लोगों की इनकम बढ़ी हुई थी, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कंज्यूम कर रहे थे, खाना खूब मतलब बेटर खा रहे थे, तो इनकम बढ़ा हुआ था। ये सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ कि वहाँ के फार्मर्स जो हैं, अमेरिका के फार्मर्स, किसान लोग बहुत ज़्यादा लोन ले लेके और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिए। क्योंकि अमेरिका में लैंड की कमी थी नहीं, तो जितना लैंड उनकी मतलब अनयूटिलाइज लैंड थी उस पर भी प्रोडक्शन शुरू कर दिए, तो प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया। ये पहला कारण था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि यूरोप में 1923-24 के बाद आते आते धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप, चूँकि वार बंद हो गया था, तो वीट का कल्टीवेशन शुरू फिर से हो गया। वहाँ पे वीट का कल्टीवेशन शुरू हुआ तो अमेरिका से उनका डिमांड कम गया। अब अमेरिका से नहीं मंगवा रहे थे वो लोग, तो अमेरिका में इसको लॉस होने लगा। और इस लॉस के वजह से क्या हुआ कि अमेरिकन फार्मर्स को नहीं समझ में आया कि लॉस को कैसे झेला जाए। उन लोगों ने लॉस से बचने के लिए क्या किया कि प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। मतलब कि इनको जब लॉस हुआ तो प्राइस, वीट का प्राइस गिर रहा था, कुछ कम गया प्राइस,
तो प्राइस कम गया तो इनका इनकम कम रहा था, फार्मर्स का, अमेरिकन फार्मर्स का। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि डबल कर दिया प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हम लोग का लॉस निकल जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ने से और ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, और ज़्यादा उससे क्या हुआ कि मार्केट में मतलब कि फ्लडेड हो गया व्हीट और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और ख़रीदने वाले नहीं बचे क्योंकि ख़रीदने वाले कम थे। अब क्या हुआ कि इसका असर पड़ने लगा अमेरिका के पूरा फार्मिंग सेक्टर पे। फार्मर्स लोगों की इनकम गिरने लगी। फार्मर लोग जो कंज्यूमर थे इंडस्ट्रियल गुड्स के, वो लोग भी अब इंडस्ट्रियल गुड कम खरीदने लगे। इंडस्ट्रियल गुड जब कम खरीदने लगे तो इंडस्ट्रियल जो ओनर लोग थे, इंडस्ट्री वाले को अपना कॉस्ट कटिंग करना पड़ा। कॉस्ट कटिंग में क्या किया, उन लोगों ने अपने वर्कर को छांटना शुरू किया, कम किया। वर्कर के छटने के बाद इनकम और गिरने लगा क्योंकि सैलरी सबकी कमने लगी। अब क्या हुआ कि कंज्यूमर गुड्स का भी डिमांड कम गया, एग्रीकल्चर गुड्स का तो डिमांड एकदम कम गया और कंज्यूमर गुड्स का भी गिरने लगा। देखते देखते ये हाल हुआ कि पूरा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स दोनों इलाके में डिमांड गिर गया और सप्लाई बढ़ गया। इंडस्ट्रियल गुड्स वाले भी अपना सप्लाई बढ़ाना शुरू किए, प्रोडक्शन बढ़ाए, सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा ले, लेकिन उसका असर उल्टा हो गया। दोनों के कारण क्या हुआ कि पूरा वर्कफोर्स का छटनी शुरू हुआ, निकाला जाने लगा, इंडस्ट्रियल में भी, और एग्रीकल्चर वाले भी अनएम्प्लॉयड होने लगे। और पूरा मार्केट में फ्लडेड था गुड्स और कोई ख़रीद नहीं रहे थे, गेहूँ सड़ रहा था। और देखते देखते इनकी इनकम जो गिरने लगी तो बैंक को भी लॉस होने लगा। बैंक भी पैनिक में आ गया, सारे बैंक। अब पैनिक में आके इसने लोन वापस मांगना शुरू किया। जितने भी इंडस्ट्रियल जो ओनर लोग थे, एग्रीकल्चरल ओनर लोग थे, जो बैंक से लोन लेके इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, ये लोग बैंक से लोन वापस मांगने लगे। बैंक इनसे लोन वापस मांगने लगा पैनिक में आके, क्योंकि उसका लोन बर्बाद हो रहा था, उसको रिकवरी नहीं हो पा रहा था, तो लोन मांगने लगा। तो इससे और इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में वहाँ के पैनिक हो गया। और देखते देखते बहुत सारे बैंक को तो ये लोग लोन नहीं दे पा रहे थे, तो ये बैंक सब डूबना शुरू किया। अब बैंक डूबते डूबते ये हाल हो गया कि देखते देखते अमेरिका में 4000 बैंक में ताला लग गया, सब डूब गया। और उधर 1,10,000 पूरा कंपनी भी डूबा। लेकिन इस बीच और भी कारण था कि अमेरिकन बैंक तो यूरोप को भी लोन दिए हुए थे, यूरोप को लोन दिए हुए थे, और यूरोप में भी अमेरिका के जो बैंक गड़बड़ाने लगा उसका यूरोप पे असर पड़ गया। अमेरिका के पैसा से यूरोप रिकवर कर रहा था वार के बाद, जैसे पहले भी अभी बताए थे। तो अमेरिकन बैंक क्या किए, पैनिक में आके, जो अमेरिकन सिचुएशन ऐसा हो गया, उनको अपना सारा लॉस होने लगा, तो यूरोप से अपना पैसा वापस मांगने लगे। यूरोप में जो पैसा दिए हुए थे, लोन दिए हुए थे, वो वापस मांगने लगे, और पैसा देना बंद कर दिए और वापस मांगने लगे। इससे क्या हुआ, यूरोप का जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी ऊपर होने का शुरुआत हुआ था, उसको क्राइसिस हो गया, और वहाँ भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिप्रेशन आ गया। वहाँ भी इंडस्ट्रीज बंद होने लगे क्योंकि उनके पास फंडिंग बंद हो गई थी, और धीरे धीरे वो और भी अमेरिकन कंपनी को पैसा देने में असमर्थ हो गए। और यूरोप के भी जो बैंक्स थे जो अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, वो सब भी बंद होने लगे, और बैंक के खराब कोलैप्स होने से पूरा इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर कोलैप्स हो गया, और अमेरिका से ये डिप्रेशन यूरोप चला गया, और लगभग पूरा देश अमेरिका और इंग्लैंड यूरोप का डिप्रेशन का शिकार हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई स्केल पे हो गया, और मार्केट में ये हाल हो गया कि गुड्स फ्लडेड था लेकिन खरीदने वाले नहीं थे। और एक बार जब प्राइस गिरना शुरू किया तो ये हाल हो गया कि मतलब मनी का भी वैल्यू जो है बिल्कुल गिरना शुरू हुआ। इस तरह से इन डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो इसी को कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। इसके वजह से पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और सारा इंडस्ट्रियल आउटपुट गड़बड़ा गया, एग्रीकल्चर आउटपुट गड़बड़ा गया। और इस ग्रेट डिप्रेशन लगभग ये चला 1934-35 तक चला, 5 साल। लेकिन 1935 के बाद धीरे धीरे फिर से रिकवरी हुआ। जैसे एक लॉ है, फिजिक्स का लॉ कह सकते हैं किसी भी चीज़ का, कि जब डिप्रेशन आएगा तो फिर उसके बाद उसका तेज़ी से बूम भी होगा, बैक करेगा वो। जब एक जैसे हवा का एक जगह दबाव, जो तूफान आता है, हम लोग क्यों आता है कि एक जगह लो प्रेशर बन गया,
जब लो प्रेशर बनेगा तो उसको वैक्यूम फिल करने के लिए फिर से हाई प्रेशर वाले इलाके से विंड आएंगे, फिल करेंगे। वही मनी में भी होता है। तो डिप्रेशन के बाद 1935 के बाद धीरे धीरे रिकवर शुरू हुआ, लेकिन ये 5 साल लोगों को बर्बाद करके छोड़ दिया, बहुत लोगों को। इसमें हम लोग का भी एक कंट्री इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हुआ डिप्रेशन के वजह से। अब इंडिया पे कैसे डिप्रेशन का असर हुआ ये हम लोग अभी इसमें देखते हैं। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। जो आर्थिक मंदी चल रहा था, ग्रेट डिप्रेशन, उसका इंडिया पे बहुत बुरा असर पड़ा। अब आप लोग पूछेगा कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ा, अमेरिका में हो रहा था, यूरोप में हो रहा था, तो इंडिया में कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया के जो फार्मर्स थे, किसान थे, जो 1930s में, वो लोग बेचारे सब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे थे। और वो एग्रीकल्चर, ब्रिटिश रूल के वजह से इंडिया क्या बन गया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक्सपोर्टर बना हुआ था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था। इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और खेती का जो चीज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता था। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंडिया, इंडस्ट्रियल चीज़ को इंडिया खरीदता था बाहर से। लेकिन हुआ क्या कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह डिमांड कम गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, क्योंकि वहाँ के इंडस्ट्री कोलैप्स कर गए। तो रॉ मटेरियल का डिमांड ख़त्म हो गया। जो जूट जाता था इंडिया से और सब चीज़ जाता था, वो सारा चीज़ का डिमांड ख़त्म हो गया। इसके वजह से क्या हुआ कि हमारे किसान, जो जैसे बंगाल के किसान लोग जूट बहुत प्रोड्यूस कर रहे थे, लोन ले के जूट प्रोड्यूस करते थे कि गन्नी बैग बनता था, बहुत सारा चीज़ उससे। लेकिन वहाँ का इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया था, यूरोप का, अमेरिका का, तो गन्नी बैग का कोई डिमांड ही नहीं रह गया। तो देखते देखते जो किसान बेचारे सब महाजन से, मनी लेंडर वगैरह से लोन लो लेके बनाते थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, सब के सब पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और इनको लोन ले करके किसी तरीक़ा से अपना खाना खाना पड़ रहा था। प्रोडक्शन तो छोड़िए, इनका प्रोडक्शन बर्बाद हो गया था। अब ये लोग बेचारे क्या कर रहे थे कि अपने खर्च को निकालने के लिए सोना वगैरह गिरवी रखना शुरू कर दिए। और ऐसा सिर्फ जूट के किसान के साथ ही नहीं हुआ, इंडिया में जितने भी जगह पे ये किसान लोग थे, चाहे किसी भी जगह के किसान, सबके साथ ये हाल हुआ। जो भी वर्ल्ड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए थे सभी लोग, और क्योंकि ब्रिटिश ने हम लोगों को ऐसा बना ही दिया था कि हम लोगों को उसी के लायक एग्रीकल्चर ही होता था हम लोगों का, या कोई भी चीज़ होता था वर्ल्ड के हिसाब से, क्योंकि ब्रिटेन हम लोगों का सामान को लेता था बहुत कम पैसा में, लेकिन वो भी बंद हो गया। तो पूरी तरह से सोना, जो इंडिया का पुराना जो अमीरी तब भी था, इंडिया गरीब हो गया था, लेकिन इंडिया के गांव-गांव में लोग घर में सोना रखते थे, और वो सारा सोना इंडिया का मेटल्स, प्रीशियस मेटल निकलना शुरू किया। सारे किसान बेचारे गिरवी रख दिए बैंक को, जो ब्रिटिश बैंक सब था वहाँ पे रखे, और सारा सोना ब्रिटेन चला गया, इंडिया का घर घर का सोना। और वो इतना सोना गया डिप्रेशन के टाइम में जितना मतलब कल्पना नहीं किया जा सकता है। और ब्रिटेन क्या किया, अब उस सोना से ब्रिटेन रिकवर करना शुरू किया, जो कि डिप्रेशन में ब्रिटेन डूबा था, वार में डूबा था, फिर से रिकवर इंडिया के सोना से। और इंडिया के सोना से जो ब्रिटेन रिकवर किया वर्ल्ड मार्केट में, उससे पूरा वर्ल्ड इकॉनमी को बूस्ट हुआ। पूरा वर्ल्ड इकॉनमी को, जिसको कहते हैं स्ट्रेंथ मिला, वो इंडिया के जो घर घर का सोना बेचारा किसान लोग, गरीब लोगों का, सभी लोगों का, क्योंकि उस समय इंडिया में 95% किसान ही थे, तो सबका पैसा निकल गया, सोना निकल गया और चला गया ब्रिटेन। और ब्रिटेन से पूरा वर्ल्ड इकॉनमी को फ़ायदा हुआ। इसलिए केन्स एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। केन्स मतलब उसको जैसे फिजिक्स में आइंस्टाइन माना जाता है, तो इकोनॉमिक्स में केन्स है। केन्स ने कहा था कि इंडियन गोल्ड से और इंडियन प्रेशियस मेटल से वर्ल्ड इकॉनमी को बूस्ट मिला ग्रेट डिप्रेशन के बाद। इंडियन गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल प्रूव टू बी ए just like medicine for world economy after great depression. लेकिन इंडिया suffered unprecedented loss because of great depression. और इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया में जो महात्मा गांधी का मूवमेंट सब चल रहा था, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था 1930s में,
तो किसान लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, तो इस मूवमेंट में और लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन हुआ, और जो कि हम लोगों के नेशनल मूवमेंट में इसका असर पड़ा। तो ये टोटल हम लोगों का थर्ड यूनिट है, जो जिसकी 4 सब पार्ट है, जो मैंने 1 by 1 डिस्कस किया। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन ऑफ ऑल दीज 4 question of all these 4. So you need to write first question as a whole. Explain interwar economy. Explain first question as a whole. You should economy during 1914 to 1920. Next question, explain wartime transformation. Explain war time ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स वार के समय जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब ब्रिटेन कैसे कैसे धीरे धीरे ब्रिटेन का स्थिति खराब होते गया और अमेरिका को फ़ायदा हो गया, थोड़ा इंडिया को भी फ़ायदा हुआ, जापान को हुआ, इंडस्ट्रियल मतलब प्रोडक्शन ब्रिटेन का गिर गया, ब्रिटेन का डोमिनेंस ख़त्म हो गया, यही सब इसमें लिखना है। और इंटरवार इकॉनमी मतलब वही जो इंटरवार के टाइम में सब इकॉनमी कैसा था, कौन किससे ले रहा था। वार के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स में मिलिट्री रिलेटेड गुड्स बन रहा था, कंज्यूमर गुड्स नहीं बन रहा था। ये सब जो देना है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन अबाउट पोस्ट वार रिकवरी। एक्सप्लेन अबाउट पोस्ट वार रिकवरी, मतलब वार के बाद रिकवरी कैसे हुआ, रिकवर कैसे हुआ, उससे क्या प्रॉब्लम हुआ, यूरोप में अमेरिका का जो पैसा आ रहा था, यूरोप की पोजीशन क्या हो गई, अमेरिका की पोजीशन क्या हुई, और ये सब बात जो मैंने डिस्कस किया था अभी, वो आप लोग अभी बुक से भी देखेंगे। सब एनसीईआरटी के पेज नंबर 92, पेज नंबर 93, एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 92, 93 में ये सब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन यूएस। एक्सप्लेन अबाउट राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो शुरू हो गया यूएस में, उसके बारे में लिखना है, और उस मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का पूरे दुनिया में फिर ये ट्रेंड हो गया, ये लिखना है। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखना है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे नुकसान क्या हुआ। फ़ायदा तो ये हुआ कि वर्कर्स को इनकम बढ़ गया, जॉब ज़्यादा हुआ, लेकिन नुकसान ये हो गया कि ज़्यादा कंज्यूमरिज्म के वजह से ग्रेट डिप्रेशन भी देखना पड़ गया, और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ वो सब लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन असेंबली लाइन मेथड। असेंबली लाइन मेथड जो फोर्ड ने बनाया था उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है कि किस तरीका का था असेंबली लाइन मेथड। एक्सप्लेन असेंबली लाइन मेथड। और उसके बाद लिखना है एक्सप्लेन ये ऐसे लिखे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेट डिप्रेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेट
depression, how it started, write its impact, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, ये सब आप लोगों को पेज नंबर 94 95 में मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया। एक्सप्लेन द impact of Great Depression in India। सो इसमें आप लोगों को वही जो हमने बताया था कि किसान लोगों के सारे गोल्ड निकल गए क्योंकि एग्रीकल्चर डिमांड बिल्कुल गिर गया और सारा गोल्ड निकल गया। हाँ, लेकिन इससे गांव में तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन शहर में उतना नुकसान नहीं हुआ, ये भी लिखना है। क्योंकि शहर में उस समय के जो शहर थे उसमें जनरली सैलरी वाले लोग रहते थे, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो लोग शहर में रहते थे, तो उनकी तो इनकम मिल ही रही थी, उनको अपना सैलरी मिल रहा था, बल्कि उनको कुछ फ़ायदा हुआ कि उनको बहुत सस्ता सामान सब मिलने लगा। और ये लोग मतलब चूँकि सैलरी तो कमा नहीं और सामान सस्ता मिल गया, तो अर्बन एरिया में नहीं उतना डिफरेंट मतलब असर पड़ा। हालांकि उस समय के 1930s में इंडिया में अर्बन एरिया में बहुत कम ही लोग रहते थे, बहुत कम लोग, 90% 80% लोग गांव में ही रहते थे, तो पूरा गांव के लोगों को बहुत लॉस हुआ। इन अ नटसेल वी कैन से दैट इंडिया सफर्ड अ लॉट फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन। आवर गोल्ड, मोस्ट ऑफ आवर गोल्ड went to Europe, England and other part of Europe. So all these things you have to write in your answer. So okay students, now the part 3 is completed. So very soon I am going to send video of part 4. Very soon I am going to send video in which in part 4 we will discuss रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकॉनमी। ग्रेट डिप्रेशन के बाद वर्ल्ड इकॉनमी को फिर से रीबिल्ड किया, और उसके बाद पोस्ट वार एरा मतलब सेकंड वर्ल्ड वार जब हो गया उसके बाद का टाइम के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पार्ट 4 में ये सब डिस्कस करेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ 1939 से 1945 के बाद, उसके बाद क्या क्या नया नया चीज़ हुआ, यूएनओ बना, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बना, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।